तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं कि हम काफ़ी दिनों बाद वापसी आए हैं। और इतने दिनों तक टाइम लगाने का कारण ये था कि बीच में सीजन 3 चल रहा था। हालांकि वो काफ़ी अच्छा नहीं गया है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आता नहीं था कुछ, लेकिन क्या था कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं हो पाई। इसलिए हमारा सीजन 3 उतना खास नहीं गया। बाकी उम्मीद है क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। और सबसे पहले मैं तिरंगे को प्रणाम करता हूँ। 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त के दिन भी हम आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, देश के उन वीरों के लिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने जान की बलिदान दिया। हर चीज़ का बलिदान दिया, खून दिया, जान दी, घर बार छोड़ा, सब कुछ करा। तो उन वीरों के लिए हम क्या करेंगे, उस दिन एक वीडियो लाएंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म। अभी क्या है कि हमने सीजीएल 2021 के रिजल्ट आए हैं, उसमें बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और सीजीएल 2022 आया, उसमें तो 37,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और वो बच्चे कहीं ना कहीं आगे जाके अब जब उनके ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएंगे तो उन्हें सबसे पहले एक फॉर्म दिखाया जाएगा। वो क्या होता है, अटेस्टेशन फॉर्म। एक मेडिकल फॉर्म होता है। मेडिकल फॉर्म ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल वाले ही करके देते हैं, या बहुत से डिपार्टमेंट खुद ही एक डॉक्टर बुलाते हैं और उनका क्या करा देते हैं, मेडिकल फॉर्म फिल करवा देते हैं। तो उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, अटेस्टेशन फॉर्म की। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भर नहीं पाओगे। आप लोगों ने सीजीएल निकाला है, सीएचएसएल निकाला, आप लोग भर सकते हो आसानी से। लेकिन एक गाइडेंस लिया रहता है, थोड़ा सा ओवरफ्लो। आप अगर मतलब एक तरीके से ओवरव्यू लेके चलो, थोड़ा बहुत देख के चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है किस तरीके से क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू फिल अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म को भरते समय किन किन चीज़ों का हमें बातों को ध्यान में रखना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। और इसको मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो इसके बाद अब मैं सीधा इसको पेज पे रिडायरेक्ट करूँगा आपको, और इसी पेज में आपको दिखाऊंगा। तो बढ़ते आगे वीडियो में। तो दोस्तों, आपका अटेस्टेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। तो इस अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पे वार्निंग दी गई है, साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर कि वार्निंग है। इसमें आप इसको एक बार थॉरोली पढ़ लेना पूरा अटेस्टेशन फॉर्म। कभी भी ये मत सोचना, क्योंकि फॉर्मेट यही रहता है अटेस्टेशन फॉर्म का, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस हर अटेस्टेशन फॉर्म में होते हैं। जैसे किसी में करेक्टर सर्टिफिकेट ज़्यादा मांग लेते हैं, किसी में 2-3 मांग लेते हैं, उस तरीके से हर उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं। बाकी फॉर्मेट, मेन फॉर्मेट यही रहता है अटेस्टेशन फॉर्म का। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ चेतावनी लिखी है कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं और वो आपके सर्विस के दौरान कहीं भी पकड़ी जाती है, तो आपका जो कैंडिडेचर कह सकते हो आप उसे, या आपकी जॉब है, वो खतरे में आ सकती है। आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दे बिल्कुल सही सही दे, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन फिल ना करें। यहाँ सबसे पहले आपको अफिक्स साइंड पासपोर्ट, किसी किसी में अफिक्स साइंड पासपोर्ट मांगते हैं, और किसी में क्या मांगेंगे, आपको अटेस्टेड फ़ोटो मांगेंगे। तो अटेस्टेड फ़ोटो में किसी भी प्रिंसिपल वगैरह का, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह से अटेस्टेड करवा के यहाँ पे चिपका लेना, या डॉक्टर वगैरह का। उसमें दिया हुआ रहता है कौन कौन अटेस्टेड इसको कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। आपको क्या करना है कि इसमें नाम लिखना है, सबसे पहले सरनेम लिखना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है। और इस किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। जैसे किस तरीके से कैपिटल लेटर कैसे आता है, जैसे ये हो गया, ए हो गया, इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखना है। शायद सबको पता ही होगा इतनी सी बात। आपका नेम और सरनेम, पहले सरनेम लिखना है फिर नेम। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप प्रेजेंटली रह रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका घर गांव में होता है लेकिन रहते वो शहरों में है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। होम एड्रेस क्या होता है, जो आपका मेन एड्रेस है, जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे बनते हैं, वो क्या होता है, आपका होम एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस आपका गांव का होता है, उसको भी डालना है। अगर दोनों सेम है तो एक में भरिए, नीचे क्या कर दीजिए, सेम करके छोड़ दीजिए, सेम लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। फिर एक ये टर्म्स लिखी हुई है, ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। तो
आपको क्या करना पड़ेगा कि उनका वो लिखना पड़ेगा कि आप कब इंडिया में माइग्रेट हुए, वो सब तरीके से। तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जो पाकिस्तान बांग्लादेश का हो और इंडिया में नौकरी करने आया हो, वो तो फिर बम फोड़ेगा इंडिया में आके। वो इंडिया में नौकरी थोड़ी करेगा, वो लाल किला उड़ाएगा, ताजमहल उड़ाएगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है अगर आपके पास अवेलेबल है, पैन नंबर डालना है अगर अवेलेबल है, नहीं है तो बना लीजिए, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आएगा। अब आपकी नौकरी लग चुकी है, आप लोन वगैरह लेने जाएंगे, बीवी के लिए गहने खरीदने जाएंगे, तो वहाँ पे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड सबके पास होगा, मोदी जी ने आधार कार्ड सबका बनवा दिया है। नेशनलिटी आपकी क्या आएगी, इंडियन आएगी। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, प्रेजेंट एज कैलकुलेट करके डाल सकते हो या फिर राउंड ऑफ में डाल सकते हो, ऐसा नहीं कोई फिक्स डालनी है। एज एट मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन क्या होता है आपका 10th। जब आपने 10th कराए, आपने पढ़ा होगा गांधी जी ने मैट्रिक कब करी है, मैट्रिक की परीक्षा पास करी। पहले के ज़माने में मैट्रिक बोलते थे लोग, आज वो इंग्लिश का एक वर्ड होता था, हम 10वीं बोलते हैं, पहले के लोग मैट्रिक बोलते थे। मैट्रिक क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है। और इस मैट्रिक मतलब जब आपने मैट्रिक करी उस समय आपकी जो एज थी वो क्या थी, इस तरीके से लिखना है। फिर आपको यहाँ पे अगले पेज में आपको क्या लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। और उसके बाद ये लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट क्या था आपका, और स्टेट इन विच सिचुएटेड, मतलब यहाँ पे आपको आपके प्लेस ऑफ बर्थ ऐसा नहीं कोई हॉस्पिटल लिख दें, सीधा जगह का नाम लिखना है, कौन सी जगह आपका जन्म हुआ है और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है और स्टेट क्या पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, ये भी लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, क्योंकि बहुत से लोगों का क्या होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। पैदा कहीं होते हैं, फादर कहीं से बिलोंग करते हैं, और रह वो कहीं और रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया में माइग्रेशन तो चल ही रहा होता है। तो ये सब चीज़ें, अपना रिलीजन लिखना है, हिंदू हो तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिखिए, जो भी लिखना है, जो भी आपका रिलीजन है वो लिखिएगा। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। आंसर यस या नो, इसमें सिर्फ यस या नो लिखना है, ये नहीं लिखना कि हम एसटी में आते हैं, किस में आते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेजिडेंसेज वेयर यू हैव रिसाइडेड मोर देन इतना 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 प्रीसीडिंग 5 years। इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पर्टिकुलर और प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 year आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 years शुड बी गिवन। मतलब अगर आप किसी जगह पर 5 साल से ज़्यादा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब फ्यूचर में, मतलब आपके जो बीता हुआ टाइम है उसमें आप पास्ट में कहीं 5 साल से ज़्यादा रहे हैं पाकिस्तान वगैरह में, ऐसी जगहों पे या विदेश वगैरह में, तो उसको आपको फिल करना है। फ्रॉम मतलब कब से कब तक, और रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, और नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हेडक्वार्टर, जो भी है, मतलब ये सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आने पे क्या है, नेम इन फुल अलाइसिस इफ़ एनी, इसमें आपको नेम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, उनकी नेशनलिटी लिखनी है डोमिसाइल वगैरह के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, और पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस एक में डालें, परमानेंट एड्रेस भी एक में डालें, और उसके बाद नीचे आप लोग सेम कर सकते हो, यहाँ पे सेम लिख सकते हो, सेम हैज़ अबव। एक चीज़ होती है सेम हैज़ अबव, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। डरे मत, क्योंकि ये आपका फॉर्म है, यहीं पे आपको दिखा जाता है कि आप कितना स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे घिच पिच करके खिचड़ी बना के यहाँ लिख रहे हो, फिर यहाँ भी दोबारा वही खिचड़ी पका रहे हो। आप लिख सकते हो सेम एज अबव, या फिर वो डॉट आता है इस तरीके का, ये भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका पोस्टल एड्रेस, आपकी मदर का पोस्टल एड्रेस, आपकी स्पाउस या इन सब का पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा, नाम वगैरह चेंज हो सकता है, नेशनलिटी वगैरह ये सब सेम रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ। तो एक पेज ख़त्म। अब उसके बाद सेकंड पेज में आपको क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड द डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। अगर आपके कोई डॉटर वगैरह, सन वगैरह कहीं विदेश में पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें क्यों मेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह होती है जिसमें आपके बच्चों को प्रॉफिट वगैरह मिलता है, या आपके बच्चों को आपके इन केस आपकी डेथ वगैरह हो जाए तो उन्हें जॉब वगैरह मिलती है। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ पता होनी चाहिए आपके बारे में, तभी वो उन्हें प्रॉफिट दे पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसमें क्या लिखना है कि आपकी मतलब स्कूल और कॉलेज आपने कहाँ किया है, मतलब 15 साल, 15th ईयर ऑफ एज,
15 साल के बाद से, मतलब सिंस 15th ईयर ऑफ एज, जब आपकी 15 साल एज थी उसके बाद से आपने जो जो करा है, क्योंकि 15 साल से पहले नॉर्मली कोई 10th नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे 10th 12th अपना BA वगैरह सब कुछ मेंशन करना है। डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लीविंग, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डेट ऑफ एंट्री में आप कौन सी डेट डाल सकते हो, 1 अप्रैल कल की कुछ भी डाल सकते हो, कोई इतना चेक नहीं करता है। डेट ऑफ लीविंग में आप डालना जो मार्कशीट पे डेट हो, मार्कशीट में एक रिजल्ट की डेट होती है, वो डेट मेंशन करना। जैसे 10th की मार्कशीट आप जब चेक करोगे उसमें नीचे डेट ऑफ रिजल्ट होगी, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। एग्जामिनेशन पास और नेम ऑफ बोर्ड, मतलब कौन सा एग्जामिनेशन आपने पास करा है और बोर्ड का नाम भी मेंशन करना है। उसके बाद आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी एट एन ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर, ये सब कुछ। इसमें क्या है कि अगर आपने पहले कहीं जॉब करी है तो आपको उसे मेंशन करना है। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करी या स्टेट गवर्नमेंट में या कोई सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट बॉडी होती है, जैसे BHL वगैरह होता है या DRDO वगैरह, बहुत सी संस्थाएँ ऐसी है, भेल हो गया, तो HTML वगैरह बहुत सी ऐसी होती है जो लिमिटेड होती है, लिमिटेड कंपनियां होती है। और ये क्या होती है, ये सेमी गवर्नमेंट होती है या क्वासी गवर्नमेंट होती है। इसमें गवर्नमेंट का 1/4 हिस्सा या 1/2 गवर्नमेंट का वो रहता है, इसमें इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर आपने ऐसी जगह कहीं जॉब करी है, आपका डेजिग्नेशन क्या आता है वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। और वहाँ से आपको NOC भी लेना पड़ेगा और वो NOC आपको जमा करना पड़ेगा। NOC बनवा लें जिनका भी कोई पहले जॉब कर रहे हैं कहीं से। इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये सब जो भी है इसको थोड़ा सा पढ़ ले ध्यान से। और उसके बाद आगे आते हैं, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, मतलब आप डिटेंशन, आपके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस लगे हैं जिससे आपको, मतलब एक तरीके से डिटेंशन क्या होता है कि आपके ऊपर कोई चार्जेस लगाना। तो अगर लगे तो ठीक है, नहीं लगे यस कर दो, अगर नहीं लगे तो नो कर दो। तो मोस्टली लोगों को उम्मीद करता हूँ जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह या कोई सज़ा उन्हें नहीं मिली होगी। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप अरेस्ट हुए हैं, यस या नो। ये सब चीज़ें बिल्कुल ईमानदारी से भरना, क्योंकि आपका क्या होता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन जाता है आपको। बहुत से उसमें ऐसा होता है कि पहले DB के टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन मांग लेते हैं, जैसे कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, IHQ वगैरह की पोस्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आपसे पहले ही मांग लेते हैं ये सब चीज़ें, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह। लेकिन अगर जहाँ नहीं मांगते वहाँ भी क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में आपके घर ज़रूर जाता है, तो वहाँ ये सब चीज़ें सामने आ जाती है। इसलिए जो भी है उसे सच सच ईमानदारी से भरे, छुपाने की कोशिश ना करें। जो भी है इसको ध्यान से पढ़ लेना। कभी रस्टिकेट हुए यूनिवर्सिटी वगैरह से, कुछ भी होता है, जवानी में इंसान गलतियाँ कर जाता है, तो जो भी अगर आपने कुछ करा है तो उसे ईमानदारी से फिल कर लेना। इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द यस गिवन फुल पर्टिकुलर्स द केस अरेस्ट, अगर आपके मतलब कुछ भी ऊपर यस करते हो तो उसके बारे में आपको पूरी एक तरीके से वो बनाना पड़ेगा। अटेस्टेशन फॉर्म के टाइम पे पूरी डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे लिख के कि आपके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ओके, अब इसके बाद हमने ये शायद निपटा दिया है 12, ये ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या है, ये डिक्लेरेशन एक तरीके से नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपके लोकेलिटी में 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसमें ज़रूरी नहीं है कोई बड़े बुजुर्ग का नाम लिखें, ऐसे इंसान का नाम लिखें कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपके कहने पे आपके पास आ सके। मान के चलो आप किसी बुजुर्ग का नाम लिख दो और आप उसे बुलाओ कि भाई यहाँ आ जा पुलिस और थाने में साइन करने, वो ना आए, तो किसी ऐसे आदमी का नाम लिखें जो आपके कहने पर आपके काम आ सके। आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हो जो आपसे थोड़े एज में बड़े रहे हो, 22, 23, 24, 25, 30 साल, 32 साल के जो भी है उनके आप इसमें लिख सकते हो उनके नाम। अब डिक्लेरेशन है, ये आई सर्टिफाइड रहती है, सब करके इसे पढ़ लेना। यहाँ पे डेट लिख देना, यहाँ प्लेस लिख देना और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना। अब आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको किससे बनवाना है, ऊपर जो लिखे हुए गेजेटेड ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, उनसे करवाना है। या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो आपके जानने वाला, या स्टेट लेजिस्लेचर, आपकी क्या पता राजनीति में अच्छी पहुंच हो तो उनसे करवा सकते हैं। और उसके बाद क्या आता है, सब डिविजनल एसडीएम या डीएम से करवा सकते हो। तहसीलदार, नायब तहसीलदार होता है, डेप्यूटी तहसीलदार होता है, इनसे आप ये सब करवा सकते हो साइन वगैरह। प्रिंसिपल या हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस वेयर द कैंडिडेट स्टडी एट लास्ट, आप
अपने प्रिंसिपल से बनवा सकते हो जहाँ आप पढ़े हुए हो पहले। ये मैटर नहीं करता कि वो सरकारी है या प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी अगर होता है तो वो भी गवर्नमेंट से परमिशन के बिना नहीं होता है। अगर वहाँ पे 10th और 12th में बोर्ड हो रहा है तो वो भी मान्यता प्राप्त होता है, तो रिकॉग्नाइज स्कूल होता है और वहाँ से आप इसे बनवा सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, BDO जिसे कहा जाता है। पोस्ट मास्टर भी एक गजेटेड ऑफिसर में आता है। तो अगर तो आपका PSA में सिलेक्शन हुआ है तो ये सब तो आपके पोस्ट मास्टर वही ऑफिस में करवा देंगे, फिर तो घर से करवाने की ज़रूरत ही नहीं। पंचायत इंस्पेक्टर से आप ये साइन सुन करा सकते हो। इसमें वही सर्टिफाइड दैट आई नो, इसको आपको भरना नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको आपको नहीं भरना है। सर्टिफाइड दैट आई नो यहीं पे आ जाता है कि सर्टिफाइड दैट, ये सर्टिफाई किया जाता है कि मैं जानता हूँ श्रीमती और ये, यहाँ पे आपका नाम वो बंदा लिखेगा। अगर आप इसमें लिख दोगे कि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स, अगर वो बंदा ये बोल दे कि मैं तो आपको जानता ही नहीं और साइन करने से मना कर दे, तो इसलिए आप इसको फिल नहीं करेंगे। इसको आप उसके सामने खुद ही अपनी डिटेल बता के भाई मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है और मुझे इस हिसाब से बना के दे दीजिए। तो वो सब चीज़ें ध्यान से करना, ये चीज़ें खुद मत फिल कर देना। और सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपको ये फॉर्म मिले इसकी आप 1-2 फ़ोटोकॉपी एक्स्ट्रा करवा के रखना, ताकि अगर कोई आपसे गलती होती भी है तो आपका वो फॉर्म ख़राब ना हो। ये टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस है, इसको ऑफिस वाले भरेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। अब आगे क्या बचता है, एक आता है ये मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ये बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आपको कॉल लेटर के साथ मिल जाएगा। तो आपको ये सरकारी हॉस्पिटल जैसे CHC वगैरह होता है, वहाँ पे CMO होता है। CMO कौन होता है? जो कमांड मेडिकल ऑफिसर होता है, उस एरिया का जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो CMO इसमें साइन करता है। तो ये सब भी खुद नहीं फिल करना है, वो लोग फिल करेंगे। अगर वो लोग कहते हैं कि आप खुद ही फिल कर दो तो तब आप फिल कर सकते हो, नहीं तो या तो उनके सामने फिल करना या उन्हीं से फिल करने को कहना। ये फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द कैंडिडेट, ये सब चीज़ें वो खुद ही आपको लिखेंगे कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, वेट कितना है। और ये सिविल सर्जन, चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO, यही होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर। DMO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ये आपको किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो खासकर मिल ही जाएगा। फिर आता है डिक्लेरेशन फॉर्म, कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। इसमें आपको डिक्लेरेशन लिखना है कि अपना नाम वगैरह लिखना है, एज वगैरह। इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल लिखनी है, एक तरीके से डिक्लेयर करना है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। इस तरीके से इसको ढंग से ध्यान से भरें। और फिर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म ये आता है, इसमें आपको मैरिड अनमैरिड के बारे में लिखना है और जो भी है, मतलब उस तरीके से यहाँ पे प्लेस, डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट करके इसको भी ख़त्म करें। और बहुत सी जगह आपसे 2-3 सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि एक अपने प्रिंसिपल से बनवा सकते हो करैक्टर सर्टिफिकेट, एक किसी सरकारी ऑफिस से बनवा सकते हो, जैसे SDM वगैरह से करैक्टर सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और डॉक्टर वगैरह से भी आप डॉक्टर वगैरह अगर आपके जानने वाला है, वो बनाता है, तो आप उससे भी बना सकते हो, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप बना सकते हो ये सब चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं सब समझ के होंगे क्या कैसे करना है, और कृपया करके गलतियां ना करें, क्योंकि फॉर्म में एक गलती आपकी जॉब खा सकती है। अगर आपने कोई भी चीज़, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये जगह है जहाँ पर वो पुलिस की डिटेल मांगी है, अगर यहाँ पे आपने कोई भी ऐसी चीज़ भर दी जो गलत हो तो पुलिस वेरिफिकेशन में आप फंस सकते हो, और आपको हो सकता है कि कुछ टाइम जॉब करने के बाद आपको निकाल दिया जाए, और जो सैलरी आपको मिली है वो भी वो लोग वापस ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ आ गया होगा, और जिनकी जॉब लगी है उनके लिए मुबारकबाद। अब आप बर्बाद हो चुके हो, क्योंकि जो मज़ा बेरोज़गारी में है वो नौकरी में कभी भी नहीं है। नौकरी में आप एक तरीके से रूटीन लाइफ जीते हो, सुबह जाओगे, शाम को आओगे, सैटरडे संडे का इंतज़ार करोगे, यही सब चलता रहता है। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। असली मज़ा जो है वो बेरोज़गारी में है। लेकिन बेरोज़गारी में दिक्कत क्या है कि खर्चे वगैरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स होते हैं, नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद। शायद ढंग से नहीं लिखा गया है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं।